नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास 12th के लिए मनी बैंकिंग वाले चैप्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और दैट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर इसे मेजरमेंट किया जाता है और इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट कहा जाता है मनी सप्लाई, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मनी सप्लाई है ना तो कम होती ना तो ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसे स्टॉक कॉन्सेप्ट माना गया है। तो मनी सप्लाई एक्चुअल में है क्या, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास जो मनी का टोटल स्टॉक है, मतलब it refers to the total stock of money held with the public, मतलब पब्लिक जनता के पास जो है जो टोटल स्टॉक है मनी का, वो पूरा मनी सप्लाई का पार्ट है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक निश्चित समय पर देश के सभी लोगों के पास जो मुद्रा की पूरी जो स्टॉक रखा हुआ है, ये मनी सप्लाई के पार्ट में आता है, ये मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, इट डू नॉट इंक्लूड सम थिंग्स लाइक स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकारों के पास, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके पास जो मनी सप्लाई या मनी का स्टॉक रखा हुआ है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह से भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के पास जो स्टॉक रखा हुआ है, मीन्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। कारण क्या है, क्योंकि ये जो बैंकिंग सिस्टम है और दूसरा जो गवर्नमेंट है, दीज टू आर सप्लायर ऑफ मनी, तो ये मनी सप्लायर हैं, इसलिए इनके पास जो मनी का स्टॉक है ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। आइए हम मनी सप्लाई के बारे में बात कर लें। मीन्स मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, आपके वैसे मनी सप्लाई को 4 मेजरमेंट में कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें M1, M2, M3, M4। M1 को कहा जाता है नैरो कॉन्सेप्ट और M4 को कहा जाता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मतलब मनी सप्लाई का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये मेजरमेंट का, और ये है नैरो कॉन्सेप्ट है M1। तो आपके 12th लेवल पर M1 ही पढ़ना है, और अगर आप कहेंगे तो M2, M3, M4 की भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे। तो M1 क्या है, M1 इज़ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, जो कि C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या है, M1 तो हो गया मनी सप्लाई नैरो कॉन्सेप्ट का, C क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड, आप कहेंगे आप डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, तो हमारे सेविंग खाता में या करंट अकाउंट में जो बैंकों में पैसा जमा होता है वो सारा डिमांड डिपॉजिट्स होता है, क्योंकि वो चेकेबल डिपॉजिट्स होता है। मतलब आप चेक इशू करके चेक से, ATM कार्ड से या किसी भी तरह से उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपके पास ही पैसा माना जाएगा। मतलब आपकी जब ज़रूरत पड़ी तो आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो आप ही के पास पैसा रखा हुआ है। हाँ, जो टाइम डिपॉजिट्स है, जैसे आपने FD कर दी है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, वो M1 का पार्ट नहीं होगा, लेकिन आगे वो जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसमें वो शामिल किया जाता है। तो M1 में जो टाइम डिपॉजिट्स है या नेट टाइम डिपॉजिट्स है वो इसमें शामिल नहीं होता है। अदर डिपॉजिट्स में क्या है, जो RBI के पास पैसे हैं वो भी अदर डिपॉजिट्स वाले पार्ट भी मनी सप्लाई में आते हैं, क्योंकि वो भी कभी भी विड्रॉल किए जा सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं C, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और जनता के पास, मतलब देश के सभी जनता के पास जो सारे सिक्के, मतलब ऑल कॉइन्स एंड ऑल पेपर नोट्स, जो जनता के जेब में या घरों में रखे हुए, मतलब बैंकों में नहीं, उनके पास जो रखे हुए
जो सारे सिक्के हैं, पेपर करेंसी है, वो सब सी का पार्ट होगा। सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब जनता के पास जो मुद्राएं हैं। डी क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब हम और आप जो भी हैं लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और अपना पैसा सेफ्टी के लिए बैंकों में जमा कर देते हैं, लेकिन आप उस पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरा होता है एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट, उसको आप कभी भी नहीं विड्रॉल कर पाएंगे, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एफडी इसमें नहीं शामिल होगा। M1 में क्या होगा? जो चेकेबल जितना भी डिमांड डिपॉजिट हो, आपने बैंक में पैसा जमा किया, पोस्ट ऑफिस पैसा जमा किया है या कहीं पैसा जमा किया और उसको कभी भी आप ज़रूरत पड़ने पे निकाल लीजिए या जब चाहें तब निकाल लीजिए, वो पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होगा। तो तीसरा पार्ट क्या है? अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स के 3 पार्ट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब रिजर्व बैंक के पास जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंस के लेन देन का काम करते हैं या बड़ी एजेंसियां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पैसे जो रिजर्व बैंक के पास जमा हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो भी डिमांड डिपॉजिट्स फॉर्म में हैं, तो वो पैसा आपका जो है वो मनी सप्लाई M1 में जुड़ेगा। तो ये जो है जैसे नाबार्ड, अब आप नाबार्ड कहेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। तो जो नाबार्ड जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पैसे जो RBI के पास किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में जमा होते हैं, वो भी आपका मनी सप्लाई M1 का पार्ट होगा। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI, मतलब RBI के पास डिमांड डिपॉजिट्स किसका? फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, मतलब फॉरेन सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है या दुनिया के सारे देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं, उनके डिमांड डिपॉजिट्स अगर RBI के पास जमा है या डिमांड डिपॉजिट्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो पार्ट M1 मनी सप्लाई का पार्ट होगा। इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट, किसी विदेशी सरकार की अगर डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास है, तो वो भी आपका मनी सप्लाई का पार्ट होगा M1। तीसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी या वित्तीय संस्थान अगर कोई है और उसका डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में RBI के पास पैसा जमा है। डिमांड डिपॉजिट्स आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड डिपॉजिट मतलब कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स कहलाता है। तो उसी तरह से RBI के पास अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहा जाता है और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में RBI के पास पैसा जमा है, तो वो भी आपका M1 मनी सप्लाई का पार्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका मनी सप्लाई वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आशा है कि आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, आप प्रिपेयर कर लिया होगा आपने, और इसको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना मत भूलें, और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।